बहुत बहुत नमस्कार। मुद्रा बाजार एवं बैंकिंग के तीसरे लेक्चर एवं अर्थव्यवस्था के छठवें लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे वाणिज्यिक बैंक के बारे में। आखिरकार ये क्या होते हैं, यानी कॉमर्शियल बैंक्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं बैंक्स यानी कॉमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। कॉमर्शियल बैंक्स को दो भागों में डिवाइड करेंगे, तो शेड्यूल बैंक एंड नॉन शेड्यूल बैंक। तो इनमें क्या क्या अंतर हैं, इसमें एक एक्स्ट्रा चर्चा और की है जो इस लिस्ट में नहीं है, वो हम नाबार्ड के बारे में भी आज जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आगे कोऑपरेटिव बैंक्स प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है ये सारे टॉपिक, इसलिए इनकी चर्चा करना क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अनुसूचित बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक देश में सबसे बड़ी मौद्रिक संस्था है, पहले ही बात कर चुके हैं। बैंकों का बैंक कौन है? आरबीआई है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1933-34 के प्रावधान के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। अनुसूचित बैंकों की परिभाषा। भारत के बैंकिंग क्षेत्र के मुख्य रूप से दो प्रमुख समूहों अर्थात अनुसूचित और गैर अनुसूचित बैंकों में विभाजित किया जा सकता है। यानी जिन बैंकों को आरबीआई अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल किया गया है उनको कौन सा बैंक कहा जाता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा आपको कि ध्यान रखना होगा कि कौन सी उसमें शामिल किया गया है, कौन सा उसमें शामिल नहीं किया गया है। इसलिए इसमें ध्यान रखिएगा कि 1934 की सेकंड शेड्यूल में जो जो बैंक शामिल हैं उनको क्या कहा जाएगा? अनुसूचित बैंक कहा जाएगा। एवं जो उपयुक्त अधिनियम की धारा 42(6) के मानदंडों को अक्षर से पालन भी करते हों। तो ये जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस इतना ध्यान रखना है कि 42(6) और अनुसूचित बैंक ज़्यादा कानूनी भाषा में नहीं जाना, जनरलाइज होकर प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, इसलिए आवश्यक नहीं है कि आप 42(6) का की धारा भी पढ़ें। बस हाँ इतना याद रखना है कि आरबीआई एक्ट 1934 की धारा की द्वितीय सूची एवं धारा 42(6) में जिनका वर्णन है वो है अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक। अनुसूचित बैंकों की श्रेणी में शामिल बैंकों को दो अन्य शर्तों को भी पूरा करना चाहिए। वो शर्तें कौन कौन सी हैं ये देख लीजिए आप कि अनुसूचित बैंकों की भुगतान पूंजी और एकत्रित पूंजी 5 लाख रुपए से कम नहीं होना चाहिए। हालांकि ये बहुत कम पैसा है, धीरे धीरे इसमें बदलाव होते रहे और अधिनियमों के माध्यम से विभिन्न बदलाव आए हैं जिनको आगे हम समझने का प्रयास करेंगे। अनुसूचित बैंक की कोई भी गतिविधि जमाकर्ता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी। अनुसूचित बैंकों के उदाहरण। भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को उनके स्वामित्व के संचालन की प्रक्रिया के अनुसार 5 अलग अलग भागों में बांटा गया है जिनको हम आगे समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए किन किन सुविधाओं का अनुसूचित बैंक लाभ उठाते हैं, कौन कौन से पार्ट है जिसमें बांटा गया है, तो ये वही है। इसमें फर्स्ट में देख लीजिए अनुसूचित शेड्यूल बैंक, इंडियन बैंक एंड फॉरेन बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक इंडियन बैंक में और प्राइवेट बैंक, इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नेशनलाइज्ड बैंक, ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक। ठीक है, तो इन चीज़ों को जानना है, समझना है, तो स्लाइड को पीछे देख करके पहले ही आप समझने का प्रयास करिएगा कि सभी चीज़ों की फैक्चुअल जानकारी यहाँ दे रखी है। तो टोटल फैक्चुअल टॉपिक बचा है क्योंकि रिवर्स रेपो रेट और मौद्रिक संसाधन अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक, चलिए क्या उन कौन से लाभ उठाते हैं? अनुसूचित बैंक आरबीआई से बैंक दर, बैंक रेट के बारे में अब यहाँ नहीं पूछेगा। अगर थोड़ी भी शर्म हो तो उससे पहले वाला लेक्चर आप देख सकते हैं। ठीक है ना, कि अनुसूचित बैंक आरबीआई से बैंक दर पर ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। तो बैंक रेट क्या है ये आप सबसे पहले लेक्चर जो बैंकिंग सिस्टम का है, सॉरी सेकंड लेक्चर है, मैंने आपको समझाया है। अनुसूचित बैंक स्वयं ही समाशोधन दर यानी क्लियरिंग हाउस की सदस्यता प्राप्त कर लेते हैं। अनुसूचित क्लियरिंग हाउस क्या है, नेक्स्ट लेक्चर में कॉन्सेप्चुअल टॉक बात जरूर आएगी। अनुसूचित बैंकों को रिजर्व बैंक से प्रथम श्रेणी के बट्टों को भुनाने की सुविधा मिल जाती है। इन बैंकों को यह सुविधा तभी दी जाती है जब अनुसूचित बैंक रोज रिजर्व बैंक के पास एक तय रकम जमा करते हैं, और कितनी रकम जमा करनी है इसका निर्धारण भी कौन करता है? आरबीआई करता है। यानी कितनी है राशि, क्या होगी क्या नहीं होगी, उसके विनियमन जो है टोटली कौन करता है? आरबीआई करेगा। गैर अनुसूचित बैंक आखिरकार क्या है? जिन बैंकों को सीधी सी बात है आरबीआई अधिनियम 1934 की द्वितीय सूची में शामिल नहीं किया गया है और उनको गैर अनुसूचित बैंक कहा जाता है। गैर अनुसूचित बैंकों की नगद आरक्षित अनुपात सीआरआर नियमों का पालन करना होगा। तो ध्यान रखिएगा सीआरआर का पालन करेंगे लेकिन अन्य का नहीं। लेकिन अनुसूचित बैंक सीआरआर, रिवर्स रेपो रेट जितना भी हो है, एसएलआर का पालन भी इनको क्या करना पड़ेगा, पीएलआर, प्राइम लेंडिंग रेट, आप पिछले लेक्चर में पढ़ चुके, सब करना पड़ेगा। तो ये नहीं कहिएगा सर यहाँ से पढ़ के निकल जा रहे हैं या भाई साहब ने निकाल दिया, लपेट दिया और लपेटे जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप पुराना लेक्चर देखिए, उसमें सब चीज़ें दी गई हैं। कॉन्सेप्चुअल टॉक इसीलिए मैंने पहले की थी कि आगे आने वाले समय में इन चीज़ों को आप समझ सकें। ठीक है, इन बैंकों को यह सुविधा दी गई है कि वे सीआरआर की रकम को आरबीआई के पास जमा ना करें, किसके पास रख लेंगे? अपने पास रख सकते हैं।
गैर अनुसूचित बैंक आरबीआई से दिन प्रतिदिन की गतिविधियों के लिए ऋण लेने के योग्य नहीं हैं। हालांकि आपातकालीन स्थितियों के तहत आरबीआई उन्हें ऋण दे सकता है। उदाहरण, इसमें कोऑपरेटिव बैंकों को शामिल किया जाता है, जो कि 3 श्रेणियों स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड प्राइमरी लेवल पर फैले होते हैं। तो ये तीनों कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में हम आगे देख रहे होंगे। ठीक है, तो कोऑपरेटिव बैंक और वाणिज्यिक बैंक में मूलतः क्या अंतर होते हैं उसके बारे में भी हम आगे जानने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल घबराना नहीं है। अनुसूचित बैंक भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरे होने के पात्र हैं, जबकि गैर अनुसूचित बैंक, इन दोनों में आखिरकार क्या अंतर है, डिफ्रेंशिएट क्या है। इसको थोड़ा टाइपिंग की समस्या हो गई है तो एडजस्ट करने का प्रयास करेंगे, लेकिन फिर भी कंटेंट पूरा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अनुसूचित बैंक भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 34 की दूसरी अनुसूची में शामिल होते हैं। गैर अनुसूचित बैंक शामिल नहीं होंगे। कुल मिलाकर के अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंकों में अंतर दिया गया है। यहाँ पर अनुसूचित बैंकों को आरबीआई से दिन प्रतिदिन की बैंकिंग गतिविधियों के लिए धन उधार लेने की अनुमति नहीं है, जबकि गैर अनुसूचित बैंकों को अनुमति है, नहीं है। यानी दिन प्रतिदिन के लिए अनुसूचित बैंक तो उधार ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप अपना पैसा नहीं रख रहे हैं आरबीआई के पास, गैर अनुसूचित बैंक, इधर देख लीजिए, आप केवल सीआरआर की रकम इकट्ठा करते हैं, वो भी अपने पास कर सकते हैं। आप अगर अपना पैसा आरबीआई के पास यानी सिक्योरिटीज के रूप में कुछ पैसा नहीं रख रहे हैं तो आपको ऋण लेने का भी कोई अधिकार नहीं देता है। ठीक है, तो अनुसूचित बैंक क्लियरिंग हाउस का सदस्य बन सकते हैं, जबकि गैर अनुसूचित बैंक नहीं बनेंगे। अनुसूचित बैंकों और गैर अनुसूचित बैंकों दोनों को नगद आरक्षण अनुपात के नियमों का पालन करने की जरूरत है। अनुसूचित बैंकों को सीआरआर की रकम कहाँ रखना पड़ेगा, आरबीआई के पास, किंतु गैर अनुसूचित बैंक सीआरआर की रकम फिर यहाँ मैं कहूँगा अपने पास भी रख सकते हैं। कोई दिक्कत, इस स्लाइड में आप देख सकते हैं, गैर अनुसूचित बैंक के बारे में पहले ही पढ़ चुकी हैं। अनुसूचित बैंक जमाकर्ताओं के हितों की परवाह करते हैं, जबकि गैर अनुसूचित बैंक ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि वे आरबीआई के दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड। ठीक है, अब नाबार्ड के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो अनुसूचित और गैर अनुसूचित में आप डिवाइड कर सकते हैं। सहकारी बैंक गैर अनुसूचित होगा, जी हाँ होगा। ठीक है, तो सहकारी बैंकों के बारे में जानेंगे आगे। नाबार्ड क्या है, यह एक शीर्ष बैंकिंग संस्था है जो कृषि और ग्रामीण विकास के लिए, नाम से स्पष्ट है, रूरल डेवलपमेंट। ठीक है ना, देख लीजिए, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इन सभी चीज़ों के लिए विकास यानी जो कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के विकास से संबंधित होती हैं उनको क्या प्रोवाइड करवाता है, ये ऋण उपलब्ध करवाता है। ठीक है, 2010 में नाबार्ड की प्रदत्त राशि 2000 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। यह राष्ट्रीय ऋण संरचना, पहली बात ये देखिए, इसकी स्थापना कब हुई थी। स्टेट पीसीएस ईमानदारी से पूछते हैं, अच्छे से पूछते हैं, इसको हमेशा 2-4 साल में क्वेश्चन रिपीट हो जाता है हर, और आप पीसीएस की बात करेंगे, साल में 4 पीसीएस दीजिए, 1 पीसीएस में आ जाएगा। हालांकि यूपीएससी ऐसे नहीं पूछेगा, कॉन्सेप्चुअल टॉक पूछेगा, कॉन्सेप्चुअल बातों को पूछेगा, तो बहरहाल लेकिन इस पीसीएस के लिए जरूर इसको ध्यान रखें। 12 जुलाई, अगर आपको सीधा कलेक्टर बनना है तो बात अलग है। ठीक है, तो यह एक शीर्ष बैंकिंग संस्था है जो कृषि और ग्रामीण विकास के लिए पूंजी उपलब्ध कराती है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 को 100 करोड़ रुपए की प्रदत्त धनराशि के साथ की गई थी। 2010 में नाबार्ड की प्रदत्त राशि 2000 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। यह ग्रामीण ऋण संरचना की एक शीर्ष संस्था है जो कृषि, लघु उद्योगों, कुटीर एवं ग्राम उद्योग तथा हस्तशिल्प आदि को बढ़ावा देने के लिए ऋण उपलब्ध कराती है। तो ध्यान रखिएगा, अगर कभी आ जाता है कि नाबार्ड की स्थापना लौह इस्पात संयंत्रों के विकास के लिए की गई है, तो ये शब्द बिल्कुल गलत है। यह कहा जाए कि उड्डयन क्षेत्र में को विकसित करने के लिए नाबार्ड की स्थापना की गई है, तो ये शब्द भी बिल्कुल गलत है। नाबार्ड की स्थापना मूलतः कृषि और ग्रामीण विकास के लिए है, जो उसके नाम से स्पष्ट है। आप उसके फुल फॉर्म पे जाएंगे। स्वयं नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं के लिए निगरानी और मूल्यांकन कार्य करने के लिए यह कार्य करता है। नाबार्ड एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत गठित की गई परियोजनाओं को उच्च प्राथमिकता देता है। यह एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत चलाए जा रहे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए भी वित्त व्यवस्था प्रबंधन करता है। नाबार्ड अपने कार्यक्रमों के तहत होने वाली सामूहिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए दिशा निर्देश देता है और 100% पुनर्वित्त सहायता भी प्रावधान करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु और निवेश और उत्पादन ऋण प्रदान करने के लिए संस्थाओं के लिए एक शीर्ष वित्त पोषण एजेंसी के रूप में नाबार्ड काम करता है। इसलिए 2 की पॉइंट रखिएगा, कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित जो भी मुद्दे होंगे उनको कौन देखेगा, नाबार्ड देखेगा। जमीनी स्तर पर ग्रामीण विकास कार्यों में सभी वित्तीय गतिविधियों से जुड़े संस्थानों के साथ सामंजस्य स्थापित करना तथा नीति निर्माण से संबंधित भारत सरकार, राज्य सरकार, रिजर्व बैंक और अन्य राष्ट्रीय संस्थानों से संपर्क बनाए रखने के लिए
यानी कुल मिलाकर के ग्रामीण विकास के लिए एक बेहतर संचार माध्यम भी स्थापित करने का प्रयास करता है। ठीक है, चलिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबीज क्या होते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी, क्या टाइम था, ये देख लेते हैं। सबसे पहले इनकी स्थापना 26 सितंबर 1975 का अध्यादेश लाया गया, इस तारीख को नहीं हुई है, ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना हो रही है 2 अक्टूबर 1976, जो आगे कहीं वर्णित होगा ये है 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी इसकी स्थापना। ठीक है, इसके बाद 2 अक्टूबर 1976 ये पहला ग्रामीण बैंक आया है, प्रारंभ की गई, जिसका नाम क्या था, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में नाम होगा प्रथमा। ये रहा पहला ग्रामीण बैंक, क्या है, प्रथमा मुरादाबाद में पहला ग्रामीण बैंक आया था। ठीक है, 2 अक्टूबर 76 को 5 अन्य ग्रामीण बैंकों की शुरुआत हुई, जिनकी कुल आरंभिक पूंजी कितनी रखी गई थी, 100 करोड़ रुपए। पूर्वी भारत का पहला ग्रामीण बैंक था मालदा, जो कहाँ खोला गया, पश्चिम बंगाल। हालांकि अब सभी जगह पर हैं, कि सिर्फ गोवा और सिक्किम में नहीं है। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि गोवा और सिक्किम में ये बैंक ग्रामीण बैंक देखने के लिए नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहाँ ग्रामीण आबादी बहुत कम है, ये कहीं गाँव है ही नहीं, नगण्य मात्रा में है। ठीक है, अच्छा, इसमें स्वामित्व क्या रहता है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए इसको मैंने स्पेशली मेंशन किया है। 50% हिस्सेदारी किसकी है, केंद्र सरकार की। 15% हिस्सेदारी किसकी है, राज्य सरकार की। 35% की हिस्सेदारी के साथ कौन है, प्रायोजक बैंक। कोई भी वाणिज्यिक बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को प्रायोजित कर सकता है, कोई दिक्कत, तो ध्यान रखिएगा। 15% किसकी है, केंद्र सरकार की। 50% किसकी है, केंद्र सरकार की। 15% किसकी, राज्य सरकार की। और 35% के साथ जो प्रायोजक बैंक या जो उसको क्या कर रहा है, हैंडल कर रहा है, जो उसको लागू चलाएगा, चलायमान बना करके रखेगा, उसकी रहेगी 35%। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कर्तव्य क्या हैं, ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य है आरआरबी छोटे और सीमांत किसानों की, कृषि मजदूरों, सहकारी समितियों, कारीगरों और छोटे उद्यमियों और छोटे साधनों वाले व्यक्तियों को ऋण प्रदान करने का कार्य करता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत श्रमिकों की मजदूरी के भुगतान का कार्य करता है। पेंशन और अन्य सरकारी लाभों को ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचाना। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य है सभी आरआरबी बैंक डीआईसीजीसी योजना के अंतर्गत आते हैं और उन्हें आरआरबी से कैश रिजर्व रेशियो और वैधानिक तरलता अनुपात के लिए आवश्यक आरबीआई होगा यहाँ पे का पालन करना होता है। लॉकर की सुविधा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के तहत पैरा बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराता है। आरआरबी का क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वही चीज़, कुल मिलाकर के इसका उद्देश्य था कि क्षेत्रीय स्तर पर यानी ग्रामीण स्तर पर दूर दराज के क्षेत्रों में जहां बैंकिंग नहीं पहुंच पाई है, पन्ना की कल्दा घाटी में नहीं पहुंच पाई है, अराकू वैली में नहीं पहुंच पाई है, साइलेंट वैली में नहीं पहुंच पाई है, यहाँ से दुमका वाले क्षेत्र में नहीं पहुंच पाई है, जम्मू कश्मीर के लद्दाख रीजन में नहीं पहुंच पाई है। ठीक है, उधर सौराष्ट्र क्षेत्र छूता रह गया है। दक्षिण में उधर तमिलनाडु के क्षेत्र हैं, जो दूर सुदूर तटीय क्षेत्र हैं, जहां बैंक नहीं पहुंच पाए हैं, वहां तक रूरल बैंक के माध्यम से, पहले ही आपको बताया कि पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास किया गया है, ताकि हर व्यक्ति की बैंक तक संस्थागत रूप से पहुंच हो सके और अर्थव्यवस्था में उसका भी कुछ योगदान हो। ठीक है, कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस। अब पढ़ेंगे अपन सहकारी बैंकों के बारे में, आखिरकार सहकारी बैंक क्या है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सबसे ऊपर कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस, उसके बाद एग्रीकल्चर, कौन कौन से आते हैं, स्टेट कोऑपरेटिव, सेंट्रल कोऑपरेटिव, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा, सेंट्रल, प्राइमरी छोटे तहसील लेवल पर हो सकता है, ये किसी गांव के स्तर पर भी खुला हुआ मिल सकता है क्रेडिट। स्टेट सबसे बड़ा स्टेट लेवल का होता है। अच्छा, नेशनल लेवल के कोऑपरेटिव बैंक्स नहीं आएंगे, तो अगर कभी आ जाता है कि मालदा सहकारी बैंक भारत का सबसे बड़ा क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय स्तर का सहकारी बैंक है, तो नहीं होगा, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर इसका कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसका प्रावधान सिर्फ और सिर्फ राज्य के स्तर पर ही देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, जिसकी सबसे बड़ी संस्था होगी सहकारी बैंकों में, राज्य सहकारी बैंक होगी। कोई दिक्कत, चलिए, 2 भागों में, एग्रीकल्चर क्रेडिट एंड नॉन एग्रीकल्चर। सहकारिता अपनी इच्छा से सम्मिलित हुए व्यक्तियों का कार्य है, जिससे वे अपनी, नाम से स्पष्ट है, सहकारी, कोऑपरेटिव और कोऑपरेट करना आपस में, जिससे वे अपनी शक्ति का पारस्परिक उपयोग आपसी प्रबंध के अंतर्गत करते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार कोऑपरेटिव बैंक आर्थिक दृष्टि से निर्बल व्यक्तियों का संगठन है, जिसके अंतर्गत समान अधिकार व दायित्व के आधार पर सदस्य लोग स्वेच्छा से कार्य करते हैं। सर्वप्रथम 1904 में कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट ऑफ इंडिया बना, जिसके अंतर्गत नॉन क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक तथा प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना नहीं हो सकती थी। सन 1912 ईस्वी में इस कानून में संशोधन हुआ, जिसके अनुसार अन्य प्रकार की कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बनाने की व्यवस्था की गई।
सन 1915 ईस्वी में सहकारी आंदोलन को और अधिक सफल बनाने के उद्देश्य से केंद्रीय तथा प्रांतीय बैंकों की भी स्थापना की गई। अच्छा, कोऑपरेटिव बैंक्स में क्या कमियां, अगर मेंस वगैरह की तैयारी करिए, मेंस वगैरह लिखें, तो मेंस के स्तर पर अगर क्वेश्चन आंसर लिखना तो ध्यान रखिएगा। तो एक लेक्चर बता रहा हूँ, लेक्चर नहीं वो वीडियो है, राज्यसभा टीवी में एक मैं भी भारत करके एक एपिसोड आता है, उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में बढ़िया चर्चा की गई है और स्थानीय स्तर का जो है तो वीडियो की बनाया गया है, तो उस बारे में। अच्छा, मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में कपास की कृषि किस तरीके से खराब हुई, वो राज्यसभा टीवी में उस चीज़ की चर्चा की गई है। मैं भी भारत करके एक प्रोग्राम होगा, कौन जनजाति वगैरह के बारे में बताया गया है, तो थोड़ा देख लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए, थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा ज़िंदगी में अगर कुछ करना है। यूं ही बैठे बैठे सोच रहे हैं फ्री का वीडियो देख लें और उसके बाद जो है हम IAS बन जाएंगे, कलेक्टर साहब बनना है, तो थोड़ा क्या है, मुश्किल है। थोड़ा व्यवहारिक होइए, मेहनत करनी पड़ेगी। तो देखिए राज्यसभा टीवी वगैरह। चलिए आगे देखते हैं, कॉमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक्स में अंतर क्या क्या होते हैं, तो समझ गए। कोऑपरेटिव बैंक सभी चर्चा की है अपन ने। कॉमर्स, अच्छा, कोऑपरेटिव बैंक्स के अलग अलग प्रावधान आगे भी हम पढ़ेंगे, जब मुद्रा के स्तर पर पढ़ रहे होंगे विभिन्न बैंकों के बीच में अंतर, तब भी हम ये अंतर लेकर के आएंगे कॉमर्शियल और कोऑपरेटिव के बीच में, ठीक है। तो कॉमर्शियल बैंक क्या है, मुनाफा कमाने के दृष्टिकोण से काम करते हैं। कोऑपरेटिव क्या करते हैं, सहयोग के सिद्धांत पर काम करते हैं। कॉमर्शियल पर RBI का कंट्रोल पूरा रहेगा, यानी सब कुछ देखेगा, लेकिन ये नहीं, क्यों नहीं रहेगा, पहले ही चर्चा कर चुके हैं, ये गैर अनुसूचित बैंक है जिनकी चर्चा 1934 के अधिनियम दूसरी अनुसूची में नहीं की गई है। देश के किसी भी राज्य में ब्रांच खोल सकते हैं, जी हाँ खोल सकते हैं, लेकिन ये केवल सीमित इलाके में पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि स्टेट के लेवल पर इनकी चर्चा होगी, यानी राज्य सहकारी बैंक के ऊपर कोई सहकारी बैंक की संस्था नहीं होगी। केंद्रीय सहकारी बैंक की जो बात हो रही है वो किसकी है, वो जिले में है, जिले का मुख्य बैंक है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 पूरी तरह से लागू, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पर काम नहीं करेगा, बल्कि इसके लिए सहकारी समिति अधिनियम अलग से बनेंगे, 1904 वगैरह है, ठीक है ना। तो इधर भी एक दी गई है, इसको लाभ कमाना और ये सहकारी के सदस्यों को सेवा करना होता है। इसकी स्थापना बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949 के तहत हुई है, जबकि इसकी स्थापना सहकारी शाखा अधिनियम 1904 के तहत। इसका प्रबंध रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार किया जाता है, जबकि इसका प्रबंध सदस्यों के चुने गए प्रतिनिधि करते हैं। तो किस तरीके से सहकारी बैंक कार्य करता है, तो इसके लिए मैंने आपको कहा एक लेक्चर देखना पड़ेगा, बहुत व्यवहारिक लेक्चर कहेंगे उसको, वीडियो कहेंगे, मैं भी भारत, राज्यसभा टीवी। खोलिए गवर्नमेंट वेबसाइट, खंगालिए, अगर कलेक्टर वगैरह बनना, इतनी मेहनत तो बनती है भाई। फ्री फोकट का, फिर मैं कह रहा हूँ, फ्री फोकट का वीडियो देख के कितना लाभ कमाएंगे, क्या करेंगे, मतलब ज़माना सब फ्री का खाना चाह रहा है, गलत चीज़। बहरहाल मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, आप ऐसे फ्री में देखते रहिए, आनंद उठाइए, मजा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले लेक्चर में हम किसकी चर्चा करेंगे, NBFC एंड अदर इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्री में कर रहे हैं, कम से कुछ तो करें, कब तक करेंगे।